नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। जनता के सवाल लेते हैं। जनता के सवाल, पहला सवाल है सुहेम बख्शी की तरफ से कि क्या कोई कानून बनना चाहिए जिससे मीडिया ट्रायल पर रोक लग सके। अभी ये फैसला भी आया है कोर्ट का कि भाई एजेंसीज जांच कर ले। सुनंदा पुष्कर वाले मामले में आया है, नहीं पैरेलल जांच चल रही है। नहीं, दोनों सुनंदा पुष्कर में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ कहा है और इस सुशांत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन दोनों मामलों के बावजूद मैं कहता हूं मीडिया, कुछ ऐसे मीडिया चैनल है जो अपनी तरह इसी तरह से मीडिया ट्रायल चलाएंगे। ये एक तरह से हमारी विफलता है। हमारे कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जिस दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सुशांत मामले में आप मीडिया ट्रायल से बचिए, उसी दिन उसी तरह की के प्रोग्राम्स बनते हैं। क्या फायदा? अगर और सुहेम के सवाल का जवाब दे तो हाँ, इस देश में से नहीं हो सकता। इस देश में सख्त कानून बनना चाहिए और उस कानून को, अरे सुनिए राजनीति आप सुन नहीं रही है। क्या नहीं, मेरा कहना है कानून, अरे सुन तो लीजिए, आपको अपनी सुनेंगे, आप सुन ही नहीं रहे। आत्मा से बात करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल टीवी डिबेट जैसा हो रहा है। आप पूरी बात सुन लीजिए फिर अपना पक्ष रखिए। बताइए। सख्त कानून बने और उतनी ही सख्ती से लागू हो। ये बात बार बार लगातार कही गई कि देश में कानूनों की कमी नहीं है, उन कानूनों को लागू करने की नीयत में कमी है। एजेंसीज के लेवल पर, पॉलिटिकल विल के लेवल पर कितने कितने केसेस हैं, कितने कितने मुकदमे जो पड़े रहते हैं। और मीडिया पर जब भी कोई कानून बनता है तो मीडिया के लोग कहते हैं कि ये सेंसरशिप है, सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए एक टर्म आता है सेल्फ सेंसरशिप। आप ऐसा काम मत करिए कि आपको सरकार को दखल देना पड़े, आप जिम्मेदारी से एक्ट करिए। आपकी एक गलत खबर से किसी का घर, किसी की बस्ती, किसी का सूबा जल सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखती नहीं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस देयर शुड बी अ लॉ एंड देयर शुड बी नजीर, उदाहरण होने चाहिए, एग्जाम्पलरी, कि इन्होंने किया, इनको सजा मिली और उससे बाकियों को सबक मिला, ताकि ये ना हो। क्योंकि नियम आप इसीलिए बनाते हो ना ताकि सुधार। सिर्फ एक कानून और बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसे सख्ती से लागू ना किया जाए। एंड यस, मीडिया को कोई अधिकार नहीं है किसी के चरित्र हनन का यदि उनके पास तथ्य नहीं है। इसलिए हमेशा फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर, या आप खुद ग्राउंड में जाके तस्दीक करें तथ्यों की। नहीं सर, मेरा ये कहना है कानून की बात सही है अपनी जगह सौरभ भाई, लेकिन उसको लागू कौन करेगा और कौन से किस मामले में होगा, कैसे होगा? जब मामला बहुत पब्लिसाइज होता है तब आप करेंगे। तब तक तो आपने चरित्र हरण तो कर दिया। आज की तारीख में चरित्र हरण हो गया है किसी एक व्यक्ति का इस पूरे केस में। मेरा ये कहना है केवल कानून से नहीं, आत्मा की तरफ भी देखिए। हम भी पिताजी है किसी बेटी के, हम भी किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। क्या आप वही रूल्स अप्लाई करेंगे दूसरों को जो आप अपने आप को करते हैं? आप जानते हैं कुछ साल पहले किसी एक व्यक्ति को परवर्ट कहा गया, एक सरदार जी था, उसकी नौकरी चली गई। पूरे दिन एक चैनल ने उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चलाया। अब पता चला है वो बिल्कुल गलत था, उस लड़के की नौकरी चली गई। क्या होगा कानून से? और वो लड़की आई भी नहीं पेशी में। ये कह रहे हैं आप। चलिए अगला सवाल अभय तिवारी का है। पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर का क्या रोल होगा बिहार के चुनाव में। सर मैं नहीं जानता, मुझे लगता है प्रशांत किशोर इस समय अपनी पूरी उनकी रणनीति बंगाल और तमिलनाडु में है। बिहार का मैंने सुना है वो 2027 अगला चुनाव जो है 2024 का, उस पर उनकी नजर है। 2024-25 का चुनाव है इस बार। मुझे नहीं लगता, आपको जो ज्यादा जानकारी होगी, मुझे लगता है प्रशांत किशोर की पूरी प्रशांत किशोर का जाहिर सी बात है कि बंगाल पर ज्यादा फोकस है, लेकिन पर्दे के पीछे से कई राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो प्रशांत किशोर के समर्थन के लिए लामबंद हैं। और प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ अपना स्कोर सेटल करें। अच्छा, तो वो अपने लिए चाहते हैं कि रास्ता 2024 और 25 में खुले,
लेकिन उससे पहले वो नीतीश कुमार के साथ स्कोर सेटल करना चाहते हैं, और जो भी नीतीश को हराता दिखेगा, प्रशांत किशोर उसको टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं पर्दे के पीछे से। अच्छा, चलिए अगला सवाल है वशिष्ठ वशिष्ठ का। अच्छा, ये हमसे ही सवाल है। हाउ डू यू रीड सो मेनी बुक्स सो क्विकली एंड प्लीज शेयर सम टिप्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ये सवाल तो सौरभ जी आप ही को करना है, क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं, मैं आपसे कम किताबें पढ़ता हूँ। हाँ, यही लिखा, उसमें लिखा भी है क्वेश्चन टू सौरभ। हाँ बस, तो करिए, बताइए क्या है आपका सीक्रेट फॉर्मूला। यार मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, आप लोग मानोगे नहीं, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं जितना पढ़ना चाहता हूँ उसका 10% भी नहीं पढ़ पाता हूँ। और मैं पता नहीं मीडिया में आ गया हूँ, कई बार लगता है कि गलत फील्ड में आ गया हूँ। प्रोफेसर होना चाहिए था, अरे बाप रे। रात दिन किताबों से स्टूडेंट से घिरा रहता, और यदि सांस लौटती रही और अरमानों की बेल परवान चढ़ती रही तो मैं एक दिन प्रोफेसरी की तरफ, पढ़ाने की तरफ लौटूंगा। मतलब मैं, अरे वाह। लोग सपने देखते हैं कि मेरा आलीशान घर हो, विदेश में छुट्टियां हो, कार हो। मैं सपना देखता हूँ कि एक बड़ा सा कमरा हो जिसमें एक मजबूत सी लकड़ी की मेज हो और चारों तरफ दीवार पे सिर्फ किताबें हो, नक्शे हो, स्टूडेंट्स हो, जोरदार बहस हो रही हो, चिड़े हो रही हो, नई नई चीजें सामने आ रही हो। तो किताब देखिए सर, हमारे पास किताबें ही है ना। हम कोई ऐसे बड़े बाप की औलाद नहीं है, कोई वो नहीं। हम जो कुछ भी जीवन में कर पाते हैं, हम लोग छोटे कस्बों से आते, कुछ भी ज्ञान ऐसा है जो भेद नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं है कि तुम्हारा धर्म क्या है, सौरभ, जाति क्या है, खाल का रंग क्या है। मैं आपको आज एक बड़ी अच्छी बात करता हूँ, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। मैं शांति भूषण, 95 साल के शांति भूषण को इंटरव्यू करने गया था, जो एक तरह से देश के वरिष्ठ लॉयर माने जाते हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़ा पिटीशन लड़ा था राजा रानी। वो मुझे कह रहे, राजीव जी मुझे आपका लल्लन टॉप बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ उन्होंने 95 साल के बॉस, 95 साल के, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा मैंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है 2009 में, क्या आप सौरभ जी से कह सकते हैं कि वो मुझे अपने किताब वाला में शामिल करें। सौरभ जी, ये आपके लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने टीवी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने लल्लन टॉप का किया और साथ में किताब वाला का किया। तो शांति भूषण देश के सबसे एक तरह से बड़े लॉयर में माने जाते हैं, लॉ वो भी मिनिस्टर आप। भी रहे हैं। और यही तो कमजोरी है कि आज टीवी पर कहीं किताबों पर प्रोग्राम नहीं है। तो आप जरूर करते रहिए और प्रोफेसर मत बनिए, आप फिल्म मेकर बनिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हजारों ख्वाहिशें सबकी है। सोलंकी वीरपाल सिंह का सवाल है कि क्या जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में लेटरल एंट्री हुई, जयशंकर साहब आए, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी हो सकती है। एक राजनीति जोरदार चर्चा तो चली थी कुछ महीने पहले, दीपक पारेख और कुछ ऐसे नाम थे जो केवी कामत, हाँ केवी कामत, केवी कामत, सॉरी, चला था, केवी कामत का नाम चला था, और ये कहा जा रहा था कि लेटरल एंट्री हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, वो आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे। फिर वो चीन में जो बैंक बना था ब्रिक्स बैंक, वहां चले गए थे। बहुत ही सूझबूझ के व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि हाँ, इस पर जरूर विचार तो करना चाहिए। मनमोहन सिंह कहाँ से आए, लेटरल एंट्री एक तरह से हुई जब वो पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। और इस मामले में तो नरेंद्र मोदी बोल्ड फैसलों के लिए जाने जाते हैं। हरदीप पुरी को लेकर आए, अब आरके सिंह को तो चलिए फिर भी चुनाव के रास्ते आए, और आप जयशंकर को लेके आए, विच इज अ गुड सिलेक्शन। आई विल से कि ये कल्चर प्रमोट होना चाहिए कि कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटी हो, और कुछ जैसे नंदन नीलकर्णी को आप आधार के लिए यूपीए लेके आए, बिल्कुल, इट वाज अ गुड चॉइस। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, नंदन नीलकर्णी जैसे लोग हैं, जयशंकर जैसे लोग हैं, इनको जरूर लाया जाना चाहिए। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री बन रही है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक स्थिति है उसमें आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ बना पाए। क्या आप ऐसे व्यक्ति के लिए तैयार हैं, ये सवाल बड़ा है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। ये बात है कि आप आरबीआई के गवर्नर में भी जब थॉरो प्रोफेशनल्स आए तो वो बीच में ही छोड़ के गए, चाहे वो उर्जित पटेल हो, उसके पहले रघुराम राजन हो। तो आपको वो, आप अच्छे लोगों को लाओ और उनके हाथ बांध दो तो भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल दिव्य प्रकाश श्रीवास्तव का है कि क्या भारत के नागरिक जो एलएसी, एलओसी या बॉर्डर पर चीजें हो रही हैं उसके बारे में सही इन्फॉर्म किया जाता है उनको।
देखिए सौरभ, मुझे लगता है कुछ ऐसे ऐसे मामला होते हैं जिसपे आप पूरी तरह से संवेदनशील जानकारी मामले। नहीं, नीड टू नो कहा जाता है, जो जरूरत हो उतना ही आप लोगों तक बता सकते हैं। अब कहाँ भारत ने क्या, किस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर अपनी सेना का जमावड़ा किया है, ये जनता के सामने हम नहीं रख सकते। जो मुझे लगता है हो रहा है वो सही दिशा में जा रहा है। मैं चीन की जो इस समय जो हमारी स्ट्रेटेजी है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही है। बढ़िया है। हाँ, इस मामले में तो नरेंद्र मोदी सरकार बढ़िया कर रही है अभी। वो मतलब नीजर्क से अब थोड़ा सा आगे हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात है उस पर गाल नहीं बजाए जा रहे हैं। ये बड़ी जरूरी चीज है कि नहीं आप कार्रवाई करो और उसको सेटल होने दो। नहीं, बिल्कुल, जो जानकारी हमें मिल रही है, बहुत दिनों के बाद हमारी सेना ने जिस तरह से एक तरह से कार्रवाई की है, उससे चीन को एक तरह से डायलॉग टेबल पर बिल्कुल। आना मजबूर कर इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सेना की कार्रवाई और उसको पॉलिटिकल बैकिंग, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। बिल्कुल। धर्मेश नाग का सवाल है, ये आखिरी सवाल है आज का, कि क्या रिया और कंगना सिंबॉलिक पर्सनैलिटी नहीं बन गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? मेरे ख्याल से इस पे हम बहुत विस्तार से बात कर चुके बिल्कुल, हैं। और मुझे लगता है जो उन्होंने सवाल किया है वो बिल्कुल वाजिब है कि एक तरह से ये सिंबलिज्म और इमोशन से, सिंबलिज्म के साथ इमोशन, भावना, मुझे लगता है कि अगर आप रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण कहेंगे या कंगना को कंगना को हिमाचल की बेटी, मतलब वही है। हाँ, या कोई सुशांत अपने को हित कहिए, साध रहा है, जनता पर्याप्त ये समझदार है। चलिए अब ये बढ़ते बहुत हैं ही नेता नगरी के राजनीति बनी। नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, फुर्सत की जी, सलाह। क्या है सलाह राजदीप जी? क्या खाएं, क्या गाएं, क्या देखें? क्या खाएं? कोई मेरा एक दोस्त है, उसने एक चेटीनाड खाने का टेक अवे रेस्टोरेंट, आजकल टेक अवे बहुत हो रहा है क्योंकि कहाँ रेस्टोरेंट पर है ये उसने अपने घर में उसके साथ बनाया है। अरे महाराज, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, दिल्ली गोवा। दिल्ली में चेटीनाड खाना जो होता है, जो तमिलनाडु की एक जगह है सर चेटीनाड, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा खाना है। तो मुझे और मैं संडे को, बनाता भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा बना, आप मुझे नहीं बुलाते, आप मुझसे हमेशा कहते कब बुला रहे हो, ये सर गलत ऐसे है ना। कोविड का समय है ना, बच्चों और बुजुर्गों को बचा के रखना चाहिए। अरे मैं ना बच्चा हूँ ना बुजुर्ग हूँ, मैं टीनेजर हूँ, 18 साल का हूँ, मैं 21 साल का। लेकिन नहीं, चेटीनाड खाना खाना 21 को, सॉरी संडे को, जो मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ साथ 2 किताबें मुझे मिली है सौरभ। स्टोन शेम डिप्रेस्ड, ये किताब है एक्सप्लोसिव अकाउंट ऑफ द सीक्रेट लाइफ ऑफ इंडिया टीनेजर्स, जो 18 साल 19 साल, और ये जो ड्रग्स का मामला जिस तरह से उठ रहा है, एंग्जाइटी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब चीजों पर ज्योत्सना मोहन भार्गवा, जो मेरे साथ एनडीटीवी में एक जमाने में काम करती थी, उन्होंने ये किताब लिखी है, मैं ये पढ़ रहा हूँ। ये दूसरी बड़ी अच्छी, मेरे एक पुराने स्कूल के मित्र मेरे से हालांकि कई साल बड़े हैं, बावाजी, पारसियों पर उन्होंने किताब लिखी है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है पारसियों पर जो बड़े मजेदार लोग होते हैं, तो उन्होंने पारसियों पर एक छोटी सी किताब लिखी है। तो ये 2 किताबें हैं, और क्योंकि नेटफ्लिक्स का भी जमाना है, आज मैं मल्टी अकाउंट बन गया है, तो अब मैं नेटफ्लिक्स भी देखूंगा। एक लास्ट डांस करके है, ये माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल प्लेयर, अमेरिका के बहुत बड़े, क्या कमाल। अब क्या हुआ उसमें, उन्होंने उनके आखिरी साल में एक कैमरा टीम को इजाजत दी कि आप ड्रेसिंग रूम में आ सकते हैं। पूरे हमारे जो आखिरी साल उनका था प्लेयर का, उन पर उन्होंने कैमरा अलाउ किए। मुझे लगता है एक ना एक दिन विराट कोहली ने भी ये करना चाहिए, और जरूर करेंगे। तो ये लास्ट डांस जो है, ये नेटफ्लिक्स की 8 या 10 पार्ट की सीरीज है, वो मैं पूरी तरह से देखूंगा। मेरे बीवी ने अभी मुझे कहा है कि आप ट्विटर पर नहीं जाओगे सैटरडे संडे, आप कसरत करोगे, आप रन के लिए जाओगे, आप किताबें पढ़ोगे, और कम से कम एक पिक्चर देखोगे। ये एक बार सागरिका ने ये कह दिया, मैंने कहा चलो सैटरडे संडे अब एक नए जिंदगी हम जिएंगे। ट्विटर के बाहर एक जिंदगी है, न्यूज के बाहर जिंदगी, ट्विटर के बाहर ही जिंदगी है। अरे वाह। चलिए मैं आपको अपनी रिकमेंडेशंस बता देता हूँ। एक तो थोड़ा खेलिए, सावधानी के साथ खेलिए। जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और देखता भी बहुत हूँ, अभी लगातार खेल रहा हूँ, तो मैं खाली वक्त मिलता है तो मैं अपने मोबाइल पे कोई पुराना मैच लगा देता हूँ, लिंडेन का, किसी का, तो वो देखने का बड़ा लुत्फ है बैडमिंटन। अरे वो तो अलग है, लिंडेन से आप अपने आप को प्लीज कंपेयर मत कीजिए, प्लीज। सर आपने सुना नहीं शायद, ये बड़ा समस्या है। मैंने कहा कि मैं खेलता हूँ और खाली वक्त में बैडमिंटन के मैच देखता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ दर्शकों को किसके मैच देखता हूँ। तो लिंडेन के, पुलोला गोपीचंद के, पीवी संधू के, मार्लेना कैरोलिना के,
तो मैं बता रहा हूँ कि मैं किनके मैच देखता हूँ। सर मैं आपसे एक सलाह दूं मैं आपको। 1980 में प्रकाश पाडुकोण ऑल इंग्लैंड फाइनल जीते थे जी। उस मैच के कुछ जो हाइलाइट्स है वो यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। आप जरूर प्रकाश की बैडमिंटन देखिए, किस तरह से वो खेलते थे। बड़े वो पुराने जमाने का बैडमिंटन था, इतने फास्ट नहीं था, लेकिन उनकी स्ट्रोक्स आप जरूर देखिए। अच्छा, दूसरा मुझे कुछ पुरानी ठुमरिया और दूसरा क्लासिकल म्यूजिक हाथ लगा है। बड़े गुलाम अली खां साहब का है, अरे वाह, भीमसेन जोशी जी का है, शोभा गुरटू का है, बड़ा कमाल का है, किशोरी अमोनकर का है। तो मैं आजकल जब मौका मिलता है उसको प्ले कर लेता हूँ। आप लोग भी एक्सप्लोर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग फोक में किसको सुन रहे हैं। और राजदीप जी, मैं इधर 15-20 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ। पिछले वीकेंड पे पटना में था, इस वीकेंड पर भी कुछ घर का काम है। तो अभी तो मैं ख्वाहिशें पाल रहा हूँ कि थोड़ा सा आराम मिले, पर वो हो नहीं पा रहा है। पढ़ना भी है, बिहार चुनाव पे इन दिनों काफी किताबें, संतोष जी की किताब का जिक्र किया, वो पढ़ रहा हूँ। और भी कई किताबें हैं बिहार पे, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नहीं, मैं सौरभ कहना चाहता हूँ, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे सामने हैं, मैं आपके पीछे भी ये कहता हूँ कि मैंने बहुत सालों के बाद एक ऐसे व्यक्ति को देखा है पत्रकारिता में जो वाकई पढ़ रहा है इन चीजों पर। आप जैसे अगर 10 पत्रकार मुझे मिल जाए ना, तो फिर से एक बड़ा हम एक नई जर्नलिज्म फर्स्ट का चैनल बना पाए। आप जैसे लोग और चाहिए पत्रकारिता में। पढ़िए, आपने आज किशोरी अमोनकर की बात की। किशोरी अमोनकर को जैसे व्यक्तियों को हम टीवी पर ऊपर प्रोफाइल करने चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये हो, एक सीरीज बने, इंडिया ग्रेट क्लासिकल लेजेंड्स पर सीरीज बने, और आप सौरभ बनाए उसे। शुभा मुद्गल को एंकर बनाएंगे उसका।